हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अन्योक्त यह। ये चैप्टर 10th स्टैंडर्ड का लास्ट चैप्टर है और अन्योक्त यह का मतलब रहता है द सेइंग फॉर द अदर्स, यानी एक के लिए कहा गया रहता है लेकिन वो रहता है एक्चुअली दूसरे किसी को एड्रेस करके। तो अब हम ये स्टार्ट करेंगे। इन सारे श्लोक्स में, इस चैप्टर में 7 श्लोक्स है, तो ये सारे श्लोक्स में जो कैरेक्टर्स है वो कैरेक्टर्स एनिमल, बर्ड्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स है नेचर के, लेकिन उनका नेचर ह्यूमन बीइंग के साथ कैसे कोरिलेटेड है और वहाँ दी हुई एडवाइस जो है वो एक्चुअली ह्यूमन बीइंग के लिए ही है, इवन दो द कैरेक्टर्स यूज्ड आर डिफरेंट। तो इसीलिए इसका नाम रखा हुआ है अन्योक्त यह। ये बहुवचन में है, दूसरों के लिए कही गई बात। अब इसमें हम पहला श्लोक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं श्लोक पढ़ देती हूँ। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत्, न सा बकसहस्रेण परितः तीरवासिना। इसका मतलब ये रहेगा कि राजहंस के लिए कहा गया है, यानी पहला लाइन इंडिकेट करता है, पहले लाइन का मीनिंग रहेगा एक राजहंस के द्वारा। आप लोगों को यहाँ पे पिक्चर में ये राजहंस जो है वो दिखता है, ये राजहंस। तो इस एक राजहंस के द्वारा जो शोभा यानी जो ब्यूटी क्रिएट होती है, ओके, शोभा का मतलब है ब्यूटी, क्रिएट होती है किसमें? सरसह, यानी इस पूरे सरोवर में इस राजहंस की वजह से जो ब्यूटी क्रिएट होती है, या शोभा सरसो भवेत्, जो ब्यूटी इस राजहंस की वजह से सरोवर में बन जाती है, क्रिएट होती है। उसके बाद क्या कहा है? न सा बक सहस्रेण। उसके बाद हमने दूसरा इमेज यहाँ पे लिया है। इस इमेज में आप देख सकते हो कि थाउजेंड्स ऑफ सो मैनी क्रेन्स है। और कहाँ है वो क्रेन्स? दे आर प्रेजेंट अराउंड द, क्या बोल सकते, इस सरोवर के अराउंड ये प्रेजेंट है। तो वो शोभा जो राजहंस क्रिएट कर रहा था, न सा का मतलब है वो नहीं पॉसिबल। बक सहस्रेण में था ग्रुप ऑफ, यहाँ पे ये वर्ड जो इंडिकेट करता है ये ग्रुप है, क्योंकि ये बक सहस्रेण वर्ड सिंगुलर में लिया हुआ है। आपको पता है कि एक्चुअली सहस्र यानी प्लूरल, 1000 यानी प्लूरल रहता है, बट फिर भी यहाँ पे ये वर्ड सिंगुलर में यूज़ किया है क्योंकि ये इंडिकेट करता है ग्रुप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्रेन्स। परितः तीरवासिनः, परितः का मतलब है अराउंड, तीरवासिनः यानी तीर पे रहने वाले, इस सरोवर के आजू बाजू में रहने वाले थाउजेंड्स ऑफ क्रेन्स भी वो ब्यूटी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे इन क्रेन्स की वजह से वो ब्यूटी क्रिएट नहीं होती है जो ब्यूटी एक ही स्वैन जो है वो क्रिएट कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे मीनिंग ऐसा इंडिकेट होता है कि जो क्वालिटी है वो मैटर करती है। स्वैन भले ही एक रहे लेकिन उसके अंदर की जो क्वालिटीज़ है, ब्यूटी है, वो एज़ कंपेयर टू क्रेन्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो क्रिएट करने वाली ब्यूटी भी ज़्यादा रहेगी। तो इसका एक्चुअली ह्यूमन बीइंग के लिए भी मतलब रहेगा, एडवाइस रहता है। हम यहाँ पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगी। और ये है अन्वय, आप लोग पढ़ सकते हैं, किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, उसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं डालेंगे। एक बार फिर से सारे वर्ड्स का हम मीनिंग एक बार चेक कर लेते हैं। एकेन राजहंसेन बाय अ स्वैन, या शोभा द ब्यूटी, सरसः यानी ऑफ द लेक, भवेत् यानी गेट क्रिएटेड, सा न बकसहस्रेण दैट इज नॉट क्रिएटेड बाय ग्रुप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्रेन्स, परितः तीरवासिना, परितः का मतलब है अराउंड, तीरवासिना का मतलब है लिविंग, वासिना का मतलब है लिविंग, तीर का मतलब है जो बैंक ऑफ रिवर के जैसा जो रहता है या लेक के बाजू की बाहर की जो बाजू रहेगी उसको हम बोलेंगे तीर। अब ट्रांसलेशन, द लेक विच गेट्स
adorned by the swan, by a single swan, it doesn't happen or it doesn't get adorned by the thousands of cranes or herons living all around the lake. अब हम शुरू करते हैं सेकेंड श्लोक. किसी को अगर हिंदी में भी मीनिंग चाहिए तो लिखना है तो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. भुक्ता मृणालपटली भवता निपितानि अम्बुनि. भुक्ता मृणालपटली भवता निपितानि अम्बुनि यत्र नलिनानि निषेवितानि रे राजहंस वदतस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवतासि कृतोपकारः. अब ये फिर से सरोवर के लिए ही, सरोवर से रिलेटेड ही श्लोक है और स्वान के रिलेटेड ही श्लोक है. यहाँ पर भी फिर से सरोवर आएगा, फिर से स्वान आता है, तो ये दोनों से रिलेटेड ही ये श्लोक रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ब्यूटीफुल लेक जो है यहाँ पे हमको दिखता है और इस लेक में लोटसेस है, नेचुरल ब्यूटी है, स्वान है. तो ये स्वान जो है ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक्चुअली बताया हुआ है कि ये जो सरोवर है, ये सरोवर इस स्वान के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है. यानी स्वान को रिक्वायर्ड जो सारी चीज़ें हैं उसके प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए वो सब कुछ यहाँ मिल जाता है. तो पोएट ऐसा पूछता है उस स्वान को, अरे स्वान, तुम यहीं पे सरोवर का पानी पीते हो, सरोवर के जो कमल है, उन लोटसेस है, उनको खाते हो, उनकी डंडियाँ खाते हो और इतना उसका नेक्टर पीते हो. यानी सारी चीज़ें जो है तुमको एंजॉय करने की यहाँ सरोवर से मिलती है. तो तुम उस सरोवर के ऊपर जो यहाँ रहकर उपकार कर रहे हो वो एक्चुअली किस एक्टिविटी की वजह से है, यानी सरोवर के किस काम की वजह से, किस एक्टिविटी की वजह से तुम उस सरोवर के ऊपर उपकार कर रहे हो, ऐसा पोएट उस स्वान को पूछता है. तो आपको ये डायग्राम से भी या पिक्चर से भी, इमेज से काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा. अब हम क्या करेंगे कि एक बार इस श्लोक के संधि और हर एक वर्ड का मीनिंग ठीक से समझेंगे. भुक्ता मृणाल पटली, भुक्ता का मतलब है तुमने खाया, सेवन किया. ये अन्वय जो है ये आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं. अब पहले हम क्या करेंगे कि हर एक वर्ड का मीनिंग देखेंगे. भुक्ता यानी एट, खादिता इसका पर्याय पद रहेगा. मृणाल पटली का मतलब है बंचेस ऑफ लोटस कैनल्स. लोटस कैनल्स का मतलब रहेगा लोटस के जो स्टेम्स रहते हैं उनके बंचेस, यानी बहुत ज़्यादा लोटस. भवता का मतलब है बाय यू. निपितानी अम्बुनी, ये संधि रहेगी. ऊपर हमने ये संधि लिखा हुआ है या ये संधि को हमने डिस्कस किया है. निपितानी अम्बुनी यत्र नलिनानी निषेवितानी. नलिनानी का मतलब है लोटसेस, निषेवितानी का मतलब है कंज्यूम्ड. हियर यू हैव कंज्यूम्ड व्हाट, द लोटसेस. नलिनानी का मतलब है लोटसेस. यू हैव कंज्यूम्ड द लोटसेस एंड यू हैव, उसके पहले जो दिया हुआ है कि तुमने उसका पानी पिया है, तुमने वो कैनल्स जो है मृणाल पटलानी वो भी तुमने खाए हैं और तुमने क्या किया है, लोटसेस को कंज्यूम किया है. तो इसके बाद रे राजहंस, ओ रॉयल स्वैन, वद यानी बोलो, टेल, तस्य सरोवरस्य, ऑफ दैट लेक, उस सरोवर के, कृत्येन केन, किस काम की वजह से, बाय विच एक्ट, भवता असि, यू हैव बिकम, कृतोपकारः. कृतोपकार का मतलब है बेनिफैक्टर. बेनिफैक्टर का मतलब है उपकार करने वाला. तो तुम सरोवर के किस काम की वजह से उसके ऊपर उपकार कर रहे हो, ऐसा पोएट स्वान को पूछता है. अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन ऐसा स्टार्ट करना है हमें. यू एट, ओ रॉयल स्वैन, यू एट लोटस कैनल्स और बंचेस ऑफ लोटस कैनल्स. Drank water of the lake, of course, consumed bunches of lotuses canals, and O royal swan, tell by which act of that lake you have become the benefactor of the lake. यानी आखिर ऐसा क्या है
कि तुम इनमें से कौन सी एक्टिविटी की वजह से तुम उस सरोवर के ऊपर उपकार कर रहे हो, ऐसा पोएट पूछता है। नाउ लेट अस डिस्कस द थर्ड श्लोक। तीसरा श्लोक, इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि इसमें पोएट कहना क्या चाहता है। पोएट ऐसे बताता है कि बहुत ही ज़्यादा चिलचिलाती धूप में, समर सीज़न में, आपको यहाँ पे इमेज दिखती है तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे धूप में सन जो है ऑब्वियसली कैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा एंग्री रहता है और शार्प उसके जो सनरेज है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो गार्डनर है, ये बेचारा गार्डनर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस पेड़ को क्या कर रहा है, नर्चर कर रहा है, उसको ज़िंदा रख रहा है। तो पोएट ऐसा बोलता है कि जो कुछ इस गार्डनर ने उस पेड़ के लिए किया है, जिस तरह से नर्चर किया है अपनी दया भाव से, तो वही नर्चरिंग जो क्लाउड्स है, जो पानी से भरे हुए, रेनी सीज़न के पानी से भरे हुए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे क्लाउड्स है, लाइटनिंग भी है। तो ये सारे क्लाउड्स, यहाँ पे पानी की धाराएं आप देख सकते हो। तो ये जो क्लाउड्स है रेनी सीज़न के, तो ये रेनी सीज़न के क्लाउड्स भी भले ही वो कितने भी पानी से भरे हुए क्यों न हो, वो कंटिन्यूअसली रेनफॉल होने पर भी वो नर्चरिंग उस ट्री की नहीं कर सकते हैं जो उस गार्डनर ने, यहाँ पे जो गार्डनर है, इस गार्डनर ने धूप के सीज़न में थोड़े से पानी से की है। तो यह है एक्चुअल यहाँ का बताया हुआ श्लोक का मीनिंग। तो ह्यूमन बीइंग के लिए तो ऑफ कोर्स मीनिंग थोड़ा सा हमको समझ के लेना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे वो सारी डिटेल्स नहीं बताऊंगी। हम शॉर्ट में ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस करेंगे। तो श्लोक है, तोयैरल्पैरपि करुणया भीमभानौ निदाघे मालाकार व्यरचि भवता यातरोरस्य पुष्टिः सा किं शक्या जनयितुमिह प्रावृष्येणेन वारां धारासारानपि विकीर्यता विश्वतो वारिदेन। तो आपको जनरल कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है। अब हम डिस्कस करेंगे हर एक वर्ड का मीनिंग। पहले ये देख लीजिए अन्वय। हे मालाकार भीमभानौ निदाघे अल्पैः तोयैः अपि भवता करुणया अस्य तरोः या पुष्टिः व्यरचि वारां प्रावृष्येण विश्वतः धारासारान् अपि विकीरता वारिदेन यः जनयितुं सा किं शक्या। तोयैरल्पैरपि, इसका मतलब है थोड़े से पानी से। पहला जो वर्ड है वो वहीं से शुरुआत है, तोयैरल्पैरपि। तोयैहि यानी पानी, अल्प यानी छोटा, कम थोड़ा सा, अपि यानी इवन, इवन विथ अ लिटिल वाटर, थोड़े से पानी से ही। करुणया का मतलब है विथ कंपैशन, विथ काइंडनेस। भीमभानौ का मतलब है इन द एक्सट्रीम सन, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट सन जब रहता है जैसे समर सीज़न का, उसमें। निदाघे, निदाघे का मतलब है समर सीज़न का जो दोपहर का टाइम रहता है वो। मालाकार, ओ गार्डनर, अरे गार्डनर। व्यरचि भवता मीन्स इज डन बाय यू। या तरोह अस्य पुष्टि, जो पुष्टि आपने इस ट्री की है, पुष्टि यानी यू हैव नर्चर्ड दिस ट्री इन व्हाट वे। सा किम शक्या, इज दैट पॉसिबल, कैन दैट बी पॉसिबल और इज दैट पॉसिबल। जनयितुम इह यानी क्रिएट करना, यहाँ पे यानी इस दुनिया में, वो फिर से क्रिएट करना पॉसिबल है क्या। जनयितुम का मतलब है एफर्मेशन और बी जनरेटेड, इज इट पॉसिबल टू बी जनरेटेड। प्रावृष्येण का मतलब है बाय द क्लाउड्स ऑफ द रेनी सीजन, जो रेनी सीजन के क्लाउड्स है दैट इज प्रावृष्येण। वाराम का मतलब है वाटर, यानी रेनी सीजन के जो क्लाउड्स है उनके अंदर के वाटर से। धारा सारान अपि यानी हाउ द वाटर इज़ देयर, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर, यानी कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है बादलों से।
विकिरता यानी स्प्रेडिंग। ये जो क्लाउड्स है वो अपना पूरा पानी स्प्रेड करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं। कहाँ पे? इन द वर्ल्ड। विश्वतो का मतलब है इन द वर्ल्ड, एंड वारिदेन का मतलब रहेगा बाय द क्लाउड्स, यानी उस क्लाउड के द्वारा जो पानी कंटिन्यूअस फ्लोइंग वाटर के फॉर्म में रेनी सीजन में जो पानी फैल जाता है और उस पानी से वो नर्चरिंग पॉसिबल नहीं है जो नर्चरिंग उस ट्री की उस मालाकार ने यानी इस गार्डनर ने की है। कैसे? बिल्कुल थोड़े से ही पानी से। कब? जब बहुत ही चिलचिलाती धूप थी तब। अब हम इंग्लिश में इसका एक बार मीनिंग डिस्कस कर लेंगे। ओ मालाकार मीन्स गार्डनर, इन द समर दिस ट्री was nurtured by you with compassion, even with a little water in the extreme sun. Situations यहाँ पे आप देख सकते हो कौन से सिचुएशन है। लिटिल वाटर ये पहली सिचुएशन है, नर्चर्ड विथ कंपैशन ये एक और सिचुएशन है, इवन विथ लिटिल वाटर दूसरी सिचुएशन है, एक्सट्रीम सन ये तीसरी सिचुएशन है, इन द समर ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन। ये सारे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। कैन दैट बी जनरेटेड हियर बाय द क्लाउड्स ऑफ रेनी सीजन विथ रेनिंग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। बाय द क्लाउड्स ऑफ रेनी सीजन generated clouds of rainy season with raining streams of water everywhere in the world। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड श्लोक। अब हम डिस्कस करेंगे फोर्थ श्लोक। अगर किसी को हिंदी में मीनिंग चाहिए तो वो भी आप देख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझ सकते हो। और अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट श्लोक। अब इस नेक्स्ट फोर्थ श्लोक में पोएट जो है वो बताता है कि ये फिर से लेक से रिलेटेड ही है और समर सीजन से रिलेटेड ही श्लोक है। तो यहाँ पे आपको एक छोटा लेक दिखेगा। ये जो लेक है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस लेक के आजू बाजू में पहले ये सारे बर्ड्स जो है वो रहते थे और ये बीज जो है ये बीज भी यहीं पे रहते थे। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही धूप बढ़ जाती है तो उसकी वजह से इसका पानी कम 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 हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में फॉरगेटिंग द शेल्टर्स ये जो सारे बर्ड्स हैं ये सारे बर्ड्स कहाँ जाते हैं? अलग अलग डायरेक्शंस में आकाश में उड़ने जाते हैं, उड़ जाते हैं। यानी उनके लिए कोई इतना इसेंशियल नहीं है कि वो उसी लेक के पास में रहे। उनके लिए दूसरा अल्टरनेटिव भी है, इसलिए वो जहाँ पे फेवरेबल कंडीशन है वहाँ पे चले जाते हैं। दूसरा एग्ज़ाम्पल दिया है इन बीज का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले यहाँ जब लोटसेस थे तो उन लोटसेस के ऊपर एंजॉय करने वाले ये जो बीज है वो अभी क्या कर रहे हैं? उन्होंने इस लेक को छोड़ दिया है एंड यू कैन सी द डायरेक्शन। ये सारे बीज कहाँ जा रहे हैं? मैंगो ट्रीज़ के ऊपर, क्योंकि समर सीज़न में मैंगो के जो ट्रीज़ रहेंगे उनके ऊपर फ्लावर्स आते हैं और वहाँ से उनको नेक्टर मिलेगा, इसलिए ये सारे बीज जो है उस मैंगो ट्रीज़ की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद पोएट बोलता है कि इन दोनों के लिए तो ये चीज़ बहुत ही ईजीली पॉसिबल थी बिकॉज दे वेर नॉट दैट डिपेंडेंट ऑन द लेक। उनके लिए दूसरा अल्टरनेटिव भी है। लेकिन यहाँ पे बात की गई है एक फ़िश की। ये जो फ़िश है जो सिर्फ पानी में ही रह सकते हैं, तो उन फ़िश का क्या करना? वो बेचारे उन फ़िश का क्या फ़ॉल्ट है? ये जो फ़िश है पानी में रहने वाला वो बेचारा जब इस लेक की साइज़ कम हो जाएगी या पानी जो है वो कम हो जाएगा तो वो यहाँ पे सोच रहा है वेयर टू गो। देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर द फिश, इट हैज़ टू बी रिमेन देयर ओनली इन द लेक। अगर उसका पानी ख़त्म हो जाता है तो ये बेचारा जो है इट हैज़ टू डाई। दूसरा कोई अल्टरनेटिव उसके पास नहीं है। जैसे बर्ड्स स्काई में गए
बीज ट्री के ऊपर चले गए, मैंगो ट्री के ऊपर, लेकिन इस फिश के लिए ऐसा कोई भी ऑल्टरनेटिव जो है वो नहीं है, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। अब हम क्या करेंगे, इस श्लोक के एक एक वर्ड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं इस श्लोक को पढ़ लेती हूँ। आपादीरे अम्बरपथम परितः पतंगाः भृंगाः रसालमुकुलानि समाश्रयन्ते संकोचम अंचति सरह त्वयि दीनदीनो मीनो नु हंत कतमाम गतिम अभ्युपैतु। तो अब हम एक एक वर्ड का मीनिंग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला वर्ड है पतंगाः परितः। सबसे पहला वर्ड रहेगा आपे धीरे अंबर पथम। ये सबसे पहले वर्ड से आपे धीरे अंबर पथम। आपे धीरे का मतलब रहेगा हैव रीच्ड, पहुंच गए हैं। हैव अटेंड, कहाँ पे पहुंच गए हैं। आप लोगों को ये अन्वय भी मैं पढ़ के नहीं बताऊंगी, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। ये भी एक बार पढ़ना ज़रूरी है, आप अपने सेल्फ स्टडी में ये कर सकते हैं। आपे धीरे का मतलब है हैव रीच्ड, पहुंच गए हैं। कहाँ पे, अंबर पथम, अंबर के मार्ग में यानी स्काई के मार्ग में पहुंच गए हैं। परितः यानी ऑल अराउंड, यानी हर जगह पे आकाश में ये बर्ड्स जो है वो फैल गए हैं। पतंगाहा का मतलब है बर्ड्स, पतंगाहा मतलब बर्ड्स, अलग अलग टाइप के बर्ड्स। भृंगाहा का मतलब है भ्रमरा, भ्रमर यानी भौरे, बम्बल बीज ब्लैक कलर के जो रहती है वो बीज कहाँ गए हैं। रसाल मुकुलानी, मुकुलानी का मतलब है बर्ड्स एंड फ्लावर्स, जो छोटे छोटे एकदम फूल रहते हैं मैंगो ट्रीज़ के। और रसाल का मतलब रहता है मैंगो। तो मैंगो ट्रीज़ के ऊपर जो फ्लावर्स आए हैं वहाँ पे चले गए। समाश्रयन्ते का मतलब है आर टेकिंग द शेल्टर। ओके। संकोचम अंचति, संकोचम अंचति का मतलब है बीइंग नैरोड। संकोच का मतलब है टू श्रिंक, व्हेन श्रिंकन। अंचति का मतलब है वहाँ तक जाते हैं, यानी दे आर बीइंग नैरोड। सरह त्वयि, किसके लिए कहा है ये वर्ड, ये वर्ड यूज़ किया है सरोवर के लिए। तो हे सरोवर, जब तुम श्रिंक हो जाते हो जाओगे। ओ लेक बीइंग नैरोड बाय यू, मीन्स यू आर योर सेल्फ, यू आर मेकिंग यू श्रिंक्ड। अगर ऐसा हो जाता है, तुम्हारा पानी कम हो जाता है, तुम छोटे हो जाते हो, या तुम्हारे पानी अंदर का पूरा ख़त्म हो जाता है, तो उस सिचुएशन में दीन दिनों का मतलब है बहुत ही ज़्यादा बेचारा। मीनों का मतलब है फ़िश, वेरी पुअर फिश। नू का मतलब है रियली। हंत का मतलब है ओ, अरे रे। तो ये सैडनेस इंडिकेट करता है। कतमाम गतिम अभ्युपेतो, कतमाम गतिम का मतलब है कौन सी गति, एंड अभ्युपेतो का मतलब है प्राप्त करे, यानी रियली वेयर दे विल गो, व्हाट दे विल डू, व्हाट विल बी देयर फ्यूचर। तो ऐसे यह हर एक वर्ड का मीनिंग है। आप लोगों ने समझ लिया। जिनको और चाहिए तो वो लोग यहाँ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन मीनिंग्स का। मैं थोड़ी देर के लिए आपको दिखा रही हूँ, तो ऑलवेज़ यू बी रेडी फॉर द स्क्रीनशॉट्स अगर आपको चाहिए तो। अब हम डिस्कस करेंगे इसका मीनिंग। ओ लेक बीइंग नैरोड बाय यू, द बर्ड्स हैव अटेंडेड द स्काई ऑल अराउंड, द बम्बल बीज आर taking the shelter of mango flowers. But where the poor fish will go, means what will be the future of that poor fish. The fish can't leave the lake. Okay. Even though the bees and the birds are having the other alternative, but the fish is not having any kind of other alternative. तो उसको वहीं पे रहना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे उदार पर्सन के साथ, मतलब मेंटालिटी के साथ उस लेक को कंपेयर किया है। अगर उदार लोग, जनरस लोग अपना औदार्य और अपना काइंडनेस कम करते हैं तो बेचारे जो उनके शेल्टर में रहने वाले लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, ऐसा उसका मतलब है। नाउ नेक्स्ट श्लोक।
एक एव खगोमानी वने वसति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक पपीहा जो है, चातक बर्ड जो है, उसके बारे में लिखा गया हुआ है। तो ये चातक बर्ड की स्पेशलिटी ऐसी रहती है कि इस बर्ड को सिर्फ क्लाउड से डायरेक्टली जो पानी नीचे गिरता है वही पीना रहता है, बाकी वो कोई भी पानी जो है वो पीता नहीं है। तो अब आप लोगों को मालूम है कि क्लाउड्स को कंट्रोल करने वाला जो भगवान है वो कौन सा भगवान है? क्लाउड्स को, इन सारे क्लाउड्स को कंट्रोल करने वाला भगवान जो है वो है इंद्र भगवान। वो क्लाउड्स की देवता है, रेन की देवता है। तो क्लाउड, इसलिए क्लाउड से पानी मिलने के लिए ये चातक बर्ड क्या करता है, उसके पास दो ही अल्टरनेटिव उसने खुद के लिए रखे हैं। या तो वो इस पानी के लिए किसको मांगता है, मुझे पानी दो, मुझे पानी चाहिए, ऐसा वो मांगता है, इस इंद्र को मांगता है, उसके सामने रिक्वेस्ट करता है कि हे इंद्र मुझे पानी दो, क्लाउड्स का पानी दो। फिर क्या होता है, ये इंद्र क्या करता है कि इन क्लाउड्स को ऑर्डर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मैजिकल कुछ दिख रहा है वो ये इंद्र इन क्लाउड्स को ऑर्डर दे रहा है। अब उस ऑर्डर का इफेक्ट क्या होगा कि यहाँ पे पानी जो है वो बरसेगा, और ये क्लाउड से बरसने वाला पानी ही सिर्फ ये चातक बर्ड पीता है, ऐसा समझते हैं। तो ये हो गई एक सिचुएशन। अगर उसको क्लाउड्स के पानी के लिए इंद्र को रिक्वेस्ट नहीं करती है तो वो क्या करनी है तो वो बिना पानी के मर जाएगा। लेकिन बाकी कहीं से भी, लेक से या रिवर से और कहीं से भी वो पानी बिल्कुल भी नहीं पीता है, ऐसा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर से ये जो रिलेशन है ये ह्यूमन रिलेशन के साथ रहेगा, यानी ऐसे सेल्फ रिस्पेक्टिंग पीपल जो एक तो भगवान से ही कुछ मांगना है तो मांगते हैं, लेकिन बाकी किसी के भी सामने हाथ फैलाते नहीं हैं। द सुप्रीम पावर, सिर्फ उसी के सामने हाथ फैलाते हैं, बाकी इसको उसको किसी को कुछ भी नहीं मांगते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे, जब तक आप ये अन्वय लिखना है तो लिख सकते हैं, और पहले हम डिस्कस करेंगे एक एक वर्ड को। एकह एव, द ओनली, खगह मानी मीन्स द बर्ड विद द सेल्फ रिस्पेक्ट। मानी का मतलब है हैविंग द सेल्फ रिस्पेक्ट। वने वसति यानी फॉरेस्ट में रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फॉरेस्ट में रहने वाला बर्ड है, ठीक है। वने वसति चातकः, तो ये जो है ये चातक बर्ड है। देन पिपासितः का मतलब है थर्स्टी, जो थर्स्टी रहता है। एंड वा का मतलब है और, या म्रियते का मतलब है डाइज, वो मर जाता है, ओके, इसका मतलब है डाइज। याचते वा, और वा का मतलब फिर से है और, याचते का मतलब है बेग्स, किसको बेग करता है? पुरंदरम। पुरंदरम मीन्स टू द लॉर्ड इंद्र। लॉर्ड इंद्र को ही क्यों बेग करेगा? क्योंकि इट इज़ द लॉर्ड इंद्र इज़ द सुप्रीम पावर रिलेटेड विद द रेनफॉल, ओके, और रिलेटेड विद द ऑपरेशन और वर्किंग ऑफ द क्लाउड्स। तो इसलिए डायरेक्ट सुप्रीम पावर से ही वो डिमांड करेगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, तो वो बिना पानी के मर जाता है। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस श्लोक, एंड इंग्लिश मीनिंग रहेगा, द ओनली सेल्फ रेस्पेक्टिंग बर्ड इज चातक लिविंग इन द फॉरेस्ट, आइदर ही डाइज ऑफ थर्स्ट और begs to the Lord Indra for water। बहुत ही ईजी श्लोक है ये। अब नेक्स्ट श्लोक, इस श्लोक को हम पहले पढ़ लेते, फिर मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। आश्वास्य पर्वतकुलं तपनोष्म तप्तम उद्दाम दाव विधुराणि च काननानि नाना नदी नदशतानि च पूरयित्वा रिक्तोऽसि यज्जलद सैव तवोत्तमा श्रीः। तो यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट हमको डिस्कस करने हैं। पहला क्या बताया हुआ है कि आश्वास्य पर्वतकुलम, ये फिर से एड्रेसिंग जो है वो क्लाउड्स के लिए है।
आश्वास्य पर्वतकुलम, यानी यहाँ पे आपको डायग्राम में इस इमेज में दिख सकते हैं, ये जो है ये सारे क्या है, माउंटेन पीक्स हैं। ओके, जहाँ पे धूप की वजह से बहुत ही हीट बढ़ गई है, तो ये सारे माउंटेन पीक्स को ये क्लाउड्स क्या करते हैं, पानी से सींचते हैं, यानी वहाँ पे पानी बरसाते हैं और उनकी हीट को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो इसलिए पहला जो लाइन है वो है आश्वास्य पर्वतकुलम। आश्वास्य का मतलब है उनको स्टेबल बनाकर, उनको सेटिस्फाई करके। पर्वतकुलम का मतलब है द ग्रुप ऑफ द माउंटेन्स। यहाँ पे एक माउंटेन नहीं है या एक व्हाट वी कैन सी एक पीक नहीं है, बहुत सारे पीक्स जो है माउंटेन के, इन सारे माउंटेन पीक्स को पानी से सेटिस्फाई करके। ओके, यहाँ पे आपको बरसता हुआ पानी दिखेगा क्लाउड्स में से, तो इन पानी से सेटिस्फाई करके। बाद में क्या बताया है कि तपनोष्म तप्तम। तपनोष्म तप्तम का मतलब है, यहाँ फिर से अलग अलग वर्ड्स हैं। तपन का मतलब है सन, उष्ण का मतलब है हॉट, तप्तम यानी बिकेम हीटेड। These all mountain ranges have become so hot because of what? Because of heat of the sun. तपनोष्ण यानी सन की, सूरज की गर्मी से। ओके, नेक्स्ट उद्दाम दाव विधुराणी। उद्दाम दाव विधुराणी का मतलब है एंड काननानी। काननानी का मतलब है फॉरेस्ट। यहाँ पे आपको फॉरेस्ट दिख रहा है, लेकिन इस फॉरेस्ट की स्पेशलिटी क्या है, विधुराणी का मतलब है विदाउट। ये जो वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे विधुराणी, इसका मतलब है विदाउट, बिना। किससे? उद्दाम दाव, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बगैर। यानी अगर पहले के ऊंचे पेड़ भी है, लेकिन वो क्या, पानी ना रहने की वजह से सूख गए हैं। तो ऐसे जंगल में जहाँ पे बड़े पेड़ नहीं हैं, ऐसे जंगल में पानी बरसाकर, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये क्लाउड्स क्या कर रहे हैं, पानी बरसा रहे हैं। तो ऐसे जंगल में पानी बरसाकर। आगे क्या दिया है, नाना नदी। नाना नदी नदशतानी च पूरयित्वा। आपको नेक्स्ट इमेज में दिखेगा कि ये जो बहुत सारे छोटे छोटे नदियाँ हैं, झरने हैं, बड़ी नदियाँ हैं, इन सब को ये जो क्लाउड्स है वो पानी क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, और पानी प्रोवाइड करके इन सारी छोटी छोटी नदियों को उन्होंने क्या किया है, भर दिया है अपने पानी से। नाना नदी, नाना का मतलब है यहाँ पे डिफरेंट। नदी नद, नदी यानी रिवर्स। नदशतानी का मतलब है ग्रुप ऑफ स्मॉल रिवर्स। पूरयित्वा का मतलब है भर के। च रिक्तः असि, इतना सब करने के बाद, इतने जनों को इतनी जगह पे पानी देने के बाद क्या हो गया, वो क्लाउड जो है वो एम्प्टी हो गए। रिक्त का मतलब है एम्प्टी, ये क्या हो गए, एम्प्टी। यद जलद, यू हैव बिकम एम्प्टी। तो वो बोलते हैं कि ये जो तुम एम्प्टी बन गए हो, यानी खाली बन गए हो, पानी खत्म हो गया है। यत जलद, हे जलद। सा एव, वही। तव उत्तमा श्री, तुम्हारे सबसे बड़ी असेट है या तुम्हारे सबसे बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो इस क्लाउड्स ने क्या क्या किया है, इतने बड़े बड़े माउंटेन्स को हीट से बचाया है। हीट से जो परेशान थे उनको थोड़ा पैसिफाई किया है। ऐसे जंगल जहाँ पे बड़े पेड़ है ही नहीं, बचे ही नहीं, सूख गए हैं, ऐसे जंगल में भी पानी बरसाया है। और जो नदियाँ सूख गई थी उनमें भी पानी भर दिया है। तो इतने अच्छे काम करने के बाद एक्चुअली क्लाउड्स की प्रॉस्पेरिटी क्या रहती है, उसका वाटर। तो उसकी सारी प्रॉस्पेरिटी ख़त्म हो गई। तो पोएट ऐसे बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी प्रॉस्पेरिटी ख़त्म भी हो गई तो भी यही चीज़ तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि ये डोनेशन किया हुआ है, दूसरों के लिए किया हुआ है, तो ऑफ कोर्स उसका फल जो है वो अच्छा ही मिलता है। तो इसका ये अन्वय रहेगा। तपोनोष्म तप्तम पर्वतकुलम आश्वास्य उद्दाम दाव विधुराणी च काननानि नाना नदी नदशतानि च पूरयित्वा
हे जलद यत् रिक्तः असि तव सा एव उत्तमा श्रीः। अब हम एक एक मीनिंग डिस्कस करेंगे। आश्वास्य, आश्वास्य का मतलब रहता है बाय सैटिस्फाइंग। पर्वतकुलम यानी ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। तपोनोष्म तप्तम, तपोनोष्म तप्तम का मतलब है तपोनोष्म तप्तम, इस एक वर्ड का मतलब रहेगा स्क्रॉच्ड बाय द हीट ऑफ सन। तपन का मतलब है सन, तपन का मतलब है सन, उष्ण का मतलब है हीट, एंड तप्तम का मतलब है स्क्रॉच्ड, स्क्रॉच्ड बाय द हीट ऑफ सन, यानी सूरज की गर्मी से जो बहुत ज़्यादा तपे हुए हैं। उद्दाम दाव विधुराणी, उद्दाम का मतलब है टॉल, यहाँ पे जो पहला वर्ड है उद्दाम, इसका मतलब रहेगा टॉल, और दाव विधुराणी का मतलब रहेगा विधुराणी का मतलब है विदाउट, डिवॉइड ऑफ, एंड दाव मतलब पूरे तीनों वर्ड का मतलब मीनिंग रहेगा कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ टॉल ट्रीज, ऐसा फॉरेस्ट जिसमें टॉल ट्रीज बचे हुए नहीं है। काननानी का मतलब रहेगा फॉरेस्ट। नाना नदी नदशतानी यानी रिवर्स, मेन जो बड़े रिवर्स रहते हैं वो, एंड सो मेनी स्मॉल रिवर्स, हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल रिवर्स, बिग रिवर्स एंड सो मेनी स्मॉल रिवर्स। पूरयित्वा का मतलब है बाय फीलिंग, यहाँ पे पूरा उनको फुलफिल करके भर के। च रिक्तः असि, तुम ये खाली हो गए हो, यू हैव बिकम एम्प्टी। यत् जलद, यत् प्लस जलद, जलद का मतलब है पानी देने वाले यानी क्लाउड्स, जलद का मतलब रहेगा क्लाउड्स, यत् का मतलब है जो। सैव, ये फिर से संधि है सा प्लस एव यानी वही। तव उत्तमा श्रीः, तव यानी योर, उत्तमा यानी बेस्ट, श्रीः का मतलब रहेगा वेल्थ और असेट। दिस इज़ योर बेस्ट असेट, कि तुमने क्या किया है, तुमने दूसरों के लिए अपनी संपत्ति को पूरा खाली कर दिया है, एंड दैट इज़ योर बेस्ट असेट। ऐसे कौन बोलता है? पोएट बोलता है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट श्लोक। ये लास्ट श्लोक है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। अब ये फिर से यहाँ पे चातक बर्ड भी है और क्लाउड्स का भी रेफरेंस रहेगा, और फिर से ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड एडवाइस है। तो यहाँ पे पहले पूरा श्लोक पढ़ देती हूँ। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम, अम्बोदा बहवो ही, अम्बोदाह यानी क्लाउड्स, बहवः ही बहुत सारे हैं, संति गगने सर्वेपि नयतादृशाः, केचित् वृष्टिभिः आर्द्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचित् वृथा, यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। तो ये हो गया पूरा श्लोक। अब हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद हम मीनिंग समझेंगे। तो यहाँ पे ये पोएट जो है, ये वाला पोएट, ये इस बर्ड के साथ, कौन सा बर्ड है ये? चातक बर्ड जो है, इस चातक बर्ड के साथ वो कन्वर्सेशन कर रहा है, ये इसको बता रहा है, बोल रहा है। ये पोएट क्या बोलता है? वो पोएट, अरे अरे चातक तुम ध्यान देकर सुनो, सावधान मनसा श्रूयाता का मतलब है ध्यान देकर सुनो। अब क्या ध्यान देकर सुनने के लिए बोलता है? कि तुम आकाश में, गगने का मतलब है आकाश में, बहवः ही अम्बोदाः सन्ति यानी आकाश में बहुत सारे क्या है? क्लाउड्स है। आप यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे क्लाउड्स है आकाश में। हम भी रियली जब देखते हैं तो भी आकाश में क्लाउड्स बहुत सारे कभी रहते हैं, कभी निरभ्र आकाश रहता है। निरभ्र का मतलब है विदाउट एनी क्लाउड्स, लेकिन यहाँ क्या है? बहुत सारे क्लाउड्स दिखाए हैं। तो पोएट बोलता है कि तुम आकाश में बहुत सारे क्लाउड्स देखोगे, लेकिन हर एक क्लाउड को देखकर तुम ऐसा मत समझो कि वो तुम्हारे काम आएगा,
इनमें से बहुत सारे जो है वो काम नहीं आते हैं, ऐसा वो बताता है। तो वो क्लाउड्स किस किस टाइप के हैं वो भी बताता है। पोएट एडवाइस देता है, क्या बोलता है कि कुछ क्लाउड्स जो है वो क्लाउड्स क्या करते हैं कि पानी से पूरे हर जगह पानी बरसाते हैं और उस पानी से उस धरती को भर देते हैं। ऐसे कुछ क्लाउड्स रहते हैं। लेकिन कुछ क्लाउड्स क्या रहते हैं, सिर्फ जैसे कुछ क्लाउड्स में सिर्फ लाइटनिंग होगी यहाँ पे, दूसरा कुछ नहीं होगा। गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। ठीक है, इसलिए ये पोएट उसको एडवाइस क्या दे रहा है कि अरे भाई चातक, तू बहुत भोला है तो ऐसे मत कर। तू जिस जिस को देखेगा, जिस जिस क्लाउड को देखेगा, ये पूरा एडवाइस है किसके लिए है, चातक बर्ड के लिए है, कि तू जिस जिस क्लाउड को देखेगा उस क्लाउड से पानी मत मांग, क्योंकि सब कोई सारे के सारे क्लाउड पानी देने वाले नहीं रहते हैं। तो इस तरह से ये जो एडवाइस है ये फिर से ह्यूमन बीइंग के लिए ही है। यानी तो ऐसे मांगेगा तो तेरी वैल्यू कम हो जाएगी। वो सारे क्लाउड्स जो है वो दाता नहीं रहते, दान नहीं देते हैं। उसी तरह से ये जो है वो अपने ह्यूमन बीइंग के लिए एप्लीकेबल है। तो ह्यूमन बीइंग जब किसी प्रॉब्लम में रहता है तो उसको ऐसे लगता है कि मुझे ये नहीं वो मदद करेगा, वो नहीं वो मदद करेगा, एक ने मना किया तो क्या हुआ, मैं और ज़्यादा लोगों से मदद मांगूंगा और जो एक्सट्रीम प्रॉब्लम की सिचुएशन है उसको मैं हैंडल करने की कोशिश करूँगा, ऐसे ह्यूमन बीइंग को लगता है। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम्स के पीरियड में मदद करने वाले जो लोग रहते हैं वो बहुत ही रेयर रहते हैं। इसलिए हम हर एक के सामने अपना हाथ फैलाएंगे, मदद मांगेंगे तो हमको सिर्फ़ और सिर्फ इंसल्ट ही फेस करना पड़ेगा। ऐसा इसका एडवाइस ह्यूमन बीइंग के लिए है। अब हम डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरी वर्ड्स मीनिंग। रे चातक, रे चातक का मतलब है अरे अरे चातक। ओके, ओ चातक ऐसा उसका मतलब रहेगा। सावधान मनसा शुणु, सावधान मनसा का मतलब है केयरफुली या विथ अटेंटिव माइंड। फ्रेंड, शुणु का मतलब है सुनो, फ्रेंड यानी मित्र। क्षणम का मतलब है जस्ट फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए सिर्फ सुनो। श्रूयताम अम्बोदाहा, श्रूयताम का मतलब है सुनो, इस वर्ड का मतलब श्रूयताम यानी लिसन। बहवह अम्बोदाहा, बहवह का मतलब है मैनी एंड अम्बोदाहा का मतलब है क्लाउड्स। देयर आर रियली सो मैनी क्लाउड्स। संति का मतलब है आर, गगने का मतलब है स्काई, इन द स्काई। तो ये पोएट क्या बताता है कि ओ स्वान, ओ चातक, देयर आर सो मैनी क्लाउड्स इन द स्काई। सर्वेपि, लेकिन सबके सब, सर्वेपि यानी ऑल। न एतादृशाः, और आर नॉट, ऑल आर नॉट अलाइक, यानी सब एक जैसे नहीं है या इसके जैसे नहीं है। क्यों एक जैसे नहीं है, क्योंकि केचित यानी फ्यू, वृष्टि भी ही आर्द्रयंती, वृष्टि भी का मतलब है विथ द रेन, क्या करते हैं बारिश से, आर्द्रयंती यानी भिगो देते हैं। ओके, ड्रेंच, आर्द्रयंती का मतलब है ड्रेंच, मीन्स विथ हेवी रेनफॉल। वसुधाम का मतलब है टू द अर्थ, गर्जंती यानी थंडर, सिर्फ गरजते हैं। केचित यानी फ्यू, वृथा यानी इन वैन, बेकार में ही, कोई ज़रूरत ही नहीं है गरजने की, फिर भी गरजते रहते हैं। यम यम पश्यसी, अब यहाँ पे आ गया है एडवाइस। यम यम पश्यसी यानी जिस किसी को देखोगे। यम यम का मतलब है टू हुम एवर, जिस किसी को भी तुम देखोगे। तस्य तस्य पुरतः, इन फ्रंट ऑफ दैट क्लाउड, और इन फ्रंट ऑफ एवरी वन ऑफ देम, जिस किसको देखोगे उस क्लाउड के सामने। माँ ब्रूही यानी डोंट स्पीक। दीनाम यानी हम्बल और रिक्वेस्टिंग। वचः यानी वर्ड्स। यू डोंट स्पीक द हम्बल एंड रिक्वेस्टिंग वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ एवरी क्लाउड, यानी तुम मांगोगे तो भी वो देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है, लेकिन इंसल्ट होने की गारंटी ज़्यादा रहती है, इसलिए हमको ये नहीं करना चाहिए। यानी हर एक से मांगते नहीं बैठना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे पूरा श्लोक का मीनिंग।
ओ चातक, ओ चातक बर्ड, लिसन केयरफुली फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए ही सुनो। श्योरली देयर आर मेनी क्लाउड्स इन द स्काई, बहुत सारे क्लाउड्स हैं आकाश में। बट नॉट ऑल अर अलाइक, यानी सारे के सारे क्लाउड्स एक जैसे नहीं होते हैं। नॉट ऑफ से नेचर। फ्यू ड्रेंच द अर्थ, तो कुछ जो है क्लाउड्स वो पानी से अर्थ को क्या करते हैं, भिगो देते हैं, बरसाते हैं पानी। ओके, फ्यू ड्रेंच द अर्थ एंड फ्यू थंडर इन वेन, यहाँ पे आपको लाइटनिंग दिखेगी। तो ये लाइटनिंग जब होती है तब थंडरिंग के बाद ही लाइटनिंग होती है। तो ये थंडर करते हैं, बेकार में ही चिल्लाते हैं, गरजते हैं। यू डू नॉट स्पीक हम्बल वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ एवरी वन ऑफ दैम हुम एवर यू सी, यानी तुम जिस किसी को भी देखोगे उसके सामने ये ऐसे डिमांडिंग हम्बल वर्ड्स या फिर बेगिंग के जैसे हम्बल वर्ड्स यूज़ नहीं करना। ओके, इसका मतलब है डू नॉट बेग इन फ्रंट ऑफ एवरी वन ऑफ दैम। तो ये हो गया एवरी क्लाउड यू कैन से। तो हमारे ये पूरा एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल श्लोक्स जो है वो कंप्लीट हो गया। हिंदी मीनिंग किसी को अगर चाहिए तो आप लिख सकते हैं या ले सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग द अपकमिंग वीडियोज़. Do like, share, subscribe and don't forget to comment what type of videos do you need. Please let me know. Bye.